नमस्कार, मैं सुमन यादव आपके स्टडी हिंदी चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ते हैं ग्रेड 8 का हिंदी पाठ्य पुस्तक का पाठ 9 सरोज श्री सरोदरानी। यह एक जीवनी है। इसके लेखक हैं श्री कुबेर दत्त। पहले थोड़ा सा लेखक के बारे में पढ़ते हैं। श्री कुबेर दत्त का जन्म उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के बिटावदा गांव में 1 जनवरी 1949 को हुआ था। दूरदर्शन से समृद्ध रहे सैकड़ों साहित्यिक, सांस्कृतिक और कला संबंधी कार्यक्रमों का निर्देशन किया। चित्रकारी में रुचि रही। डीडी भारती के सलाहकार रहे। इनकी प्रमुख कृतियां हैं काल काल आपात, केरल प्रवास, कविता की रंगशाला और धरती ने कहा फिर। 2 अक्टूबर 2011 को नई दिल्ली में इनका निधन हो गया था। अब हम पढ़ते हैं सरोज श्री सरोदरानी पार्ट 3 समरी। भारत में ऐसी अनेक विभूतियां हुई हैं जिन्होंने अपना जीवन संगीत साधना को समर्पित किया है। संगीत की समृद्ध परंपरा के बाद भी इस क्षेत्र में महिलाओं के नाम बहुत कम सुनने में आते हैं। इसका कारण है समाज की वह सोच जिसे महिलाओं का घर से बाहर कदम रखना स्वीकार नहीं था। पाठ की समरी पढ़ेंगे। जिस दौर में लड़कियों का अड़ोस पड़ोस में जाने के लिए भी घर से बाहर न जाने दिया जाता हो, उस दौर में कोई लड़की संगीत साधना के लिए घर से बाहर जाने की जिद ठान लेती तो क्या हो सकता था। शरण रानी बालकीवाल वह लड़की थी जिन्होंने अब से लगभग 100 साल पहले ऐसी जिद ठानी थी। अपनी जिद पूरी करवाकर उन्होंने संगीत के क्षेत्र में एक मुकाम हासिल किया। अपनी प्रतिभा के बल पर अपने परिवार को गर्व कराने का अवसर दिया। ये पूरा पाठ सरोज श्री सरोदरानी की जीवन के ऊपर है, जीवनी के ऊपर है। चलिए आप शुरू करते हैं। हमारे समय की संगीत की महान विभूतियों में से एक शरण रानी बालकीवाल थी। संगीत के क्षेत्र में उन्हें क्रांतिकारी व्यक्तित्व माना जाता था। भारत में शास्त्रीय गायन के क्षेत्र में तो कई महिलाओं के योगदान को सराहा जाता है, लेकिन शास्त्रीय वादन के फलक पर वे भारत की पहली महिला वाद्य कलाकार थी जिन्होंने स्रोत को साधा था। वे संगीतकारों की संगीतकार थी, विदुषी थी, साधक थी, शोधक थी, चिंतक थी और वास्तविक रूप में महान गुरु भी थी। गुरु शिष्य परंपरा का निर्वहन करते हुए उन्होंने देश विदेश के अनेक शिष्यों और शिष्याओं को मन और जतन से सिखाया था। वे सिखाने की फीस नहीं लेती थी और आर्थिक रूप से कमजोर 5-10 शिष्याएं हमेशा ही उनके घर में रहकर सीखते रहते थे। उनकी हर व्यवस्था में स्वयं करती थी। जो भी व्यवस्था होती थी उसको वो स्वयं करती थी। सरोदरानी बनने के कड़े और कठिन तप के दौरान उन्हें अनेक बाधाएं पार करनी पड़ी। ऐसा नहीं है कि वो आसानी से इस मुकाम को हासिल कर पाई। राह आसान नहीं थी। जरा सोचिए, 1920 के आसपास का समय, समाज कई तरह की जकड़बंदियों में फंसा था। उसके बाद पर्दा प्रथा का चलन था। सामान्य शिक्षा महिलाओं के लिए दूर की कौड़ी थी। ऐसे में संगीत शिक्षा का तो सवाल ही नहीं उठता। संगीत शिक्षा के संस्थान भी कम उपलब्ध थे। महिलाएं अगर संगीत के क्षेत्र में थी भी तो उन्हें ओछी निगाह से देखा जाता था। संगीत के श्रोता समाज में भी पुरुषों का वर्चस्व था। ये बाधाएं शरण रानी ने पार की। ये सारी बाधाओं से वो गुजरी थी। इन सारी बाधाओं का उसने सामना किया। यह बहुत आसान नहीं था। शरण रानी 10 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। वह निरे बचपन से ही संगीत की धुनी थी और पढ़ाई के साथ साथ गाने बजाने में भी उनका मन रमता था।
मध्य भारत के महर कस्बे में बाबा अलाउद्दीन खां साहब ने संगीत सीखने के लिए जाने माने परिवारों के लड़के जाया करते थे। शरण रानी का भी मन था कि वह महर जाए। ऐसा कहना आसान नहीं था, विकट था, मगर घर की लाडली की जिद के सामने परिवार का अनुशासन चरमरा गया। शरण को खां साहब के पास भेज दिया गया। वह पहला अवसर था जब एक हिंदू परिवार की बालिका एक मुस्लिम गुरु के पास संगीत सीखने भेजी गई थी। महर में भी सब कुछ आसान नहीं था। बाबा शिक्षा देने के लिए तो तैयार हो गए थे, मगर अपने कुनबे में शामिल करने से पहले उन्होंने शरण की कड़ी परीक्षा ली। कड़े रियाज, अनुशासन और स्वावलंबी जीवन की विभिन्न परीक्षाओं में शरण को खरा उतरना था। वह उतरी भी। बाबा ने तालीम देना मंजूर कर लिया। कई वर्षों तक महर ने तालीम ली। शरण की जिंदगी केवल शरों तक सीमित थी। किशोर अवस्था की चाहते क्या होती हैं, चुलबुलापन क्या होता है, यह उन्हें पता ही नहीं था। यह सिलसिला बरसों चला। शरण की एक निष्ठ साधना से प्रभावित होकर एक दिन बाबा ने उसे कहा, तू तो मीरा हो गई रे। उसने कहा कि तू तो मीरा बन गई है। दिल्ली में जन्मी शरण रानी की माता का नाम नंद रानी, पिता का नाम लाला पन्नूलाल था। परिवार पुश्तैनी व्यापारी, घर में शिक्षाविद भी थे। उनके मामा डॉक्टर ताराचंद इलाहाबाद विश्वविद्यालय में उप कुलपति थे। कि इनके जो मामा थे वो कौन से विद्यालय में थे? इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। किशोरी शरण रानी ने अपने समय के स्वाधीन आंदोलन में भी हिस्सा लिया। वे प्रभात फेरियों में शामिल होती, घर पर चरखा काटती, खादी बनाती, आंदोलनों में, जुलूसों में नारे लगाती। पूरा परिवार ही आजादी के संघर्ष में शामिल था। इसका शरण रानी के व्यक्तित्व निर्माण पर असर पड़ा कि उन्होंने बहुत कुछ किया इन सब के लिए। शरण रानी ने दिल्ली के इंद्रप्रस्थ स्कूल से प्रारंभिक शिक्षा ली। उच्च शिक्षा के लिए इंद्रप्रस्थ महिला कॉलेज में दाखिला मिला। 1953 में दिल्ली विश्वविद्यालय से एमए की डिग्री ली। यह वह समय था जब महिलाओं का शिक्षा ग्रहण करना आम बात नहीं थी। शरण रानी बाल्यकाल से ही मेधावी छात्र थी, यानी एक अच्छी स्टूडेंट थी। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी उनकी संगीत शिक्षा जारी रही और संगीत सभाओं में उनका शरोद वादन के क्षेत्र में अवदान के लिए भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1953 में शरण रानी को विष्णु दिगंबर पारितोषिक प्रदान किया। वे भारत की पहली महिला संगीत कलाकार थी जिन्होंने छात्रों के सहयोग से पहला महिला वाद्य वृंदन मंडली बनाया। ये छात्राएं इंद्रप्रस्थ कॉलेज की थी। इस मंडली ने कॉलेज के स्तर पर अनेक बार अपनी प्रस्तुतियां संगीत रसिकों के समक्ष पेश की थी। शरण रानी ने उन महिला वाद्यकारों के लिए संभावनाओं के अनेक द्वार खोल दिए जो इस दिशा में बढ़ना चाहती थी। शरण रानी स्वयं में एक अभियान बन गई, एक नारा, एक आंदोलन, जिसकी ऊर्जा पाकर पारंपरिक रूढ़िवादी परिवारों में भी बदलाव की बयान बहने लगी। ऐसे परिवारों में संगीत के लिए जगह बनने लगी। छोटे कस्बों में संगीत प्रेमी लोग, विशेषकर युवा पीढ़ी के लोग, बड़े शहरों की तरफ रुख करने लगे जहां संगीत शिक्षा की सुविधाएं थी। अब शास्त्रीय संगीत सीखना आदर की निगाह से देखा जाने लगा था। सन 1960 में शरण रानी का विवाह सुल्तान सिंह बाल्कीवाल से हुआ। यह विवाह पूर्णतः उनकी सहमति और इच्छा से हुआ। सुल्तान सिंह बाल्कीवाल यूं तो व्यापारी थे पुश्तैनी स्तर पर, लेकिन मूलतः वे एक बहुस्तरीय कला मर्द, कला रसिक, कला संग्राहक और विद्वान थे। 1976 में 45 वर्ष की आयु में शरण रानी और सुल्तान सिंह के घर एक पुत्री के रूप में राधिका आई।
जो आज एक जानी मानी व्यवसायी और कलाकार मर्मज्ञ है। अनेक सत्रों पर वह मां के काम को आगे बढ़ा रही है। विश्व विख्यात हो जाने पर भी शरण रानी में कभी भी अहंकार नहीं आया। छोटे कस्बों शहरों के संगीत प्रेमियों के बीच जाने में उन्हें कभी कोई हिचक संकोच नहीं हुआ। इसके लिए तो उन्होंने कई बार बड़े बड़े शहरों की संगीत सभाओं को ना कह दिया। उन्होंने बैलगाड़ी से भी यात्रा की, इक्के ताके से भी और रेल के तीसरे दर्जे में भी। कई बार ये यात्राएं उन्होंने भीषण गर्मी में और वर्षा ऋतु में की थी। प्रख्यात संगीतचार्य पंडित ओंकार नाथ ठाकुर ने उन्हें शरोद वाद्य से गहरे तक प्रभावित होकर शरण रानी को शरोद रानी की उपाधि दी थी। कम ही लोग जानते हैं कि शरण रानी कस्बों नगरों में गली गली घर घर यह विनती करने गई कि लोग उदार हो और अपने बच्चों को संगीत की तालीम दिलाने के लिए आगे आए। उन्होंने देश में कई संगीत संस्थान स्थापित किए, जिनमें देश के विभिन्न इलाकों में आए बालक बालिकाओं ने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली। 1980 में शरण रानी ने उत्तर भारतीय और कर्नाटक शास्त्रीय संगीत के करीब 300 वाद्य यंत्रों का संग्रह राष्ट्रीय संग्रहालय को भेंट किया। ये सभी वाद्य यंत्र एकदम सही हालत में है और इन्हें बजाया जा सकता है। इनमें से ऐसे भी कई हैं जो टूट फूट गए हैं, लेकिन शरण रानी ने बड़े जतन से उन्हें ठीक कराया। वे देश के सभी बड़े छोटे शहरों कस्बों तमाम जनपदों आदिवासी इलाकों में गई और वाद्य यंत्र इकट्ठे किए। उन्हें भेंट करते हुए हर वाद्य का विस्तृत ब्यौरा भी सौंपा ताकि शोधार्थियों के लिए आसानी हो सके। इनमें से अनेक वाद्य यंत्र तो दुर्लभ ही कहे जाएंगे। अनेक पुस्तकों की लेखिका डॉक्टर शरण रानी बाल्कीवाल ने अंग्रेजी में एक शोधपरक पुस्तक डिवाइन सरोद लिखी। दशकों के गहन शोध पर आधारित यह किताब हमें बताती है कि मूल सरोद 200 ईस्वी पूर्व यानी 2200 वर्ष पहले अस्तित्व में आया था। सच यह है कि शरण रानी जैसी कलाकार विरल होती है। समय बहुत धीरज के साथ ऐसी अद्वितीय प्रतिभा की रचना करता है। ये पढ़ा हमने श्री शरोद रानी का जीवनी कि उसने अपने जीवन में इतनी कठिनाइयों के बाद भी कैसे अपना जीवन बिताया और कैसे उन्होंने अपना संगीत में अपने आप को समर्पित किया।